लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कैंग कहता है मैं जा रहा हूँ चार्ली टोफो को मारने। फिर बेस्लो का आंखों को खोलते हुए कहता है लेकिन क्या ये तो मर तो नहीं गया है ना। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान सांस नहीं ले रहा हो। कैंग कहता है वो जल्द ही उठ जाएगा। मन में कहता है मैक्सिमम बेस्लो वो एक सुपर ह्यूमन है जिसने कोरिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की फाइट में हिस्सा लिया था और जानकारी के मुताबिक उसका स्वभाव भी कुछ खास अच्छा नहीं है। इसलिए फेर्मिनो मन में कहता है बेस्लो वो एक पनिश देने वाला सुपर ह्यूमन है लेकिन ये शख्स पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो क्या बकवास था, वो मॉन्स्टर जैसा देखने वाली चीज। हाफी लेते हुए कहता फिर भी पहले तो हमारी चारों ओर एक भूल भुलैया की तरह खड़ी सभी पत्थरों की दीवार ढह गई है लेकिन अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। जब उसने उस इनह्यूमन को बाहर निकाला तो क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? यहाँ पे किसी का भी होने का कोई भी आवाज नहीं है। तुमने कहा था कि पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। हे तुम क्या कर रहे हो? ये क्या तुम सुन भी रही हो? कैंग अपने आंखों खोलते हुए कहता ये क्या है? यहाँ चार्ली टोफो कहता ये ओपस है। ये सिर्फ लंबे समय से इंतजार की जा रही आदर्श दुनिया नहीं है बल्कि हमारा दिल भी है। ये मोरफाई को बचाने वाला दौड़ है। अगर यहाँ घुसपैठियों को खत्म करने का अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो वो जायंट मॉन्स्टर ओपस के साथ अपनी जान भी गंवा देगा। फिर से ये एक बड़ा सा जेल बन जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं। एक बंजर और मरी हुई दुनिया जहाँ कहीं भी पहुँचा नहीं जा सकता। एक इमोर्टल जेल और वो घुसपैठियों को हमेशा के लिए कैद में रखा जाएगा। आखिरकार वो इस बंजर दुनिया की हमेशा रहने वाले धूल और हवा बन जाने के लिए अभिशाप होंगे। और कैंग कहता ऐसा कोई नहीं है, कहीं नहीं, मुझे तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी दूसरी तरफ एक जबरदस्त अटैक को देखते हैं और हम एक पंच को देखते हैं जो यमीर को पड़ता है लेकिन हॉरन के चेहरे पे भी किक जड़ देता है जिससे हॉरन इससे हंस रहा होता है और वो दोनों लगातार ऐसे एक दूसरे पे अटैक बरसा रहे होते हैं। ये सब बाकी ह्यूमन देख रहे होते हैं और हम वहाँ पे ड्यून के साथी को बंधा हुआ देखते हैं। इसका नाम पता हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना। जो होश में आते हुए खांसना शुरू कर देता है। कहता मुझे उन्हें बताना होगा। वो कमीने ऐसे नियमों का पालन मत करो। फिर हम कुछ समय पहले का देखते हैं जब वो इस जगह पे आता और ह्यूमन कहता सुपर ह्यूमन कहता उस मार्चा में तुम्हारा स्वागत है अरीना ऑफ हेल। मैं तुम्हें ऑफिस के नियम समझाऊंगा। तुम आमने सामने के मैच में अपनी पावर को दिखाओगे बेशक जब एक तरफ का सांस लेना बंद न कर जाए। सुपर ह्यूमन मन में कहता ये क्या है अरीना? क्या ऑफिस का मतलब इस जगह से है? ये जगह आखिर है क्या? ठीक है लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि एक से लड़ना तुम तो कितने उदार हो। मेरे लिए तो ये बढ़िया काम करता है ना। और मन में कहता जैसा की उम्मीद थी। डियोन बीटकर कहीं और नजर नहीं आ रहे और उनसे कहता यहाँ तो देखने वाले लोग भी मौजूद है, मुझे मजा आ रहा है। और अपने आप से कहता एक बात तो पक्की है, मुझे इस जगह को अकेले ही संभालना होगा। तभी उसके सामने एक इनह्यूमन लड़ने के लिए आता है जो दहाड़ लगाने लगता है और सुपर ह्यूमन कहता तुम पहले हो। मोरेस कहता शुरू करो। इससे वो इनह्यूमन अपनी जगह से गायब होते हुए और वो सुपर ह्यूमन के पास पहुंच जाता है जिससे हम वहाँ पे जबरदस्त धमाके को देखते हैं। अभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एक फुटबॉल उड़ रहा होता है। पीटर कहता तुम क्या कर रहे हो सैम्यूल? तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। सैम्यूल कहता फिर से करो, मैं अभी पूरी तरह से जागा नहीं हूँ। फिर हम देखते एक जगह पे वो दोनों बैठे होते और वहाँ पे डियोन होता जो कहता मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कहता ऐसा ही है, मैंने तुम्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा है इसलिए बात के लिए भी मैंने बस सोचा कि हमारे लिए ये जानना अच्छा होगा कि और हम में से हर एक के पास किस तरह की पावर है। डियोन कहता खैर अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तभी हम एक के हाथ को देखते जिसमें एक मुंह होता है। कहता यही मेरी पावर है। डियोन कहता क्या वो क्या है? दूसरा कहता ये चीजें मेरे हाथ में पैरासाइट की तरह मंडराती रहती है। जब मैं फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो ये लगातार बुलबुले बनाता रहता है। डियोन कहता है बुलबुले? वो कहता हाँ ये येलो बुलबुले ये फाइट के हिसाब से अलग अलग वेपन का रूप ले सकता है और ये बुलबुले खुद दुश्मन पर इस पावर को छोड़ सकता है। लिबर्टी आर्सेनल, मैं इन्हें फ्रीडम बुलबुले कहता हूँ। फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे सुपर ह्यूमन का सिर्फ कपड़ा बचता है और इनह्यूमन वहाँ पर लैंड करता है और अपने सामने देखता है तो उसके हाथों से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं और वो शेप लेने लगता है और कहता है उनकी संख्या को देखते हुए इसे मुझे जल्दी खत्म करना होगा। इस बार मैं पहले जाऊंगा दोस्त। दूसरी हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे एक शख्स सो रहा होता है और एक आते हुए कहता है इवन इस जगह नॉर्वे होता है। इवन उसे देखता है और वो कहता है कैरोल की हालात अजीब है और वो दोनों वहाँ से आगे को जाने लगते हैं और कोई कहता है चैम्बर इवन कमांडर जल्दी इधर आइए। एक कहता टीना क्या अभी उसके हालात वैसा ही है? टीना कहते सिर्फ देखकर नहीं बताया जा सकता। एक कहता पहले झाँक कर साफ करो। टीना कहती है लगातार झाँक बना रही है। इवन कहता है कालीन कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से हम यहाँ पे हैं और ये गुरु गिरी है जो कहता आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें खतरा पैदा हो सके। टीना कहती है दौरा रुक गया है, क्या अब वो ठीक है? कोरल ये क्या है, हमें क्या करना चाहिए? इवन उसकी सांस पहली जैसी लग रही है लेकिन इवन कहता वो क्या कर रही थी? एक साथ या किसी तरह का खेल? टीना कहती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफी समय से ये कर रही हूँ। कोरल की हालात ठीक नहीं है। चलते चलते वो अचानक रुक जाती है और खाली निगाहों से खड़ी हो जाती है। कभी कभी वो अचानक गायब हो जाती है और वो लगातार खुद से कुछ बड़बड़ाती रहती है। इसके साथ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो फुट को रोई है ना? जमाल को वो
पल याद आता है जब वो काफी रो रही होती है और वो कहता है कोरल क्या गलत है क्या गलत है। और क्योंकि जमाल उस दिन काफी ज्यादा घायल होता है वो कहता है ये सिर्फ वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। प्रेजेंट में कहता तो वो क्या बड़बड़ा रही थी। इससे टीना उसे देखकर हम उस पल को देखते जब वो कहती है कोरल तुमने अभी अभी क्या कहा। कोरल कहती है अर्थ है अर्थ। अर्थ स्पेस के विशाल विस्तार में तैयार हुआ। ये धूल के कण जितना एक छोटी प्लेनेट है लेकिन इसका अस्तित्व सच में बहुत ही छोटा है। फिर भी ये इतना विशाल है कि हर चीज अपने अंदर समेट सके। गरम सुंदर और बहुत बड़ा एक सच में बहुत बड़ा सितारा। टीना कहती है क्या। कोरल कहती है शायद मैं एक ऐसी हवा हूँ जो ऐसे समय में आई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। शायद मैं एक थमी हुई हवा हूँ। शायद मैं एक ऐसा फूल हूँ जो ऐसे समय में खिला जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। शायद मैं बस एक मुरझाई हुई फूल हूँ मैं। तभी टीना कहती है कोरल उसका आंख भी ग्लो कर रहे होते कहती है शायद मैं कोई ऐसा शख्स है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। और वहीं पे सो जाती टीना कहती है कोरल है बच्चे। जमाल कहता क्या वो सो गई थी और मन में कहता अर्थ है और एक ऐसा समय जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। टीना कहती बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब उसने कहा कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है तो मैंने वही किया जो आमतौर पे करती हूँ और कोरल को अकेला छोड़ दिया। चैमन मन में कहता जब भी उसको फ्यूचर की झलक दिखाई देती है तो कोरल अंदर जाते हुए कहती किसी को भी अंदर मत आने देना। चैमन मन में कहता वो हमेशा कहती थी कि उसे अकेला रहना पसंद है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और टीना बताती वो काफी समय से बाहर नहीं निकली थी या चुप रही थी इसलिए मैं उसका हाल चाल जानने गई। और कहती कोरल कोरल मैं अंदर आ रही हूँ ठीक है तुम अंदर क्या कर रही हो तो बहुत ही मजेदार है। लेकिन वो अंदर देख के काफी हैरान हो जाती है और कहती है कोरल। कोरल अंदर काफी सारे ड्राइंग बना रही होती है जिससे कहती ये सब क्या है। और कहती जब कोरल फ्यूचर देख रही थी तब उसका हमेशा आसपास रहने वाली औरत दिखाई नहीं दे रही थी। और कहती तुम क्या कर रहे थे और बताती वो अजीबो गरीब हरकत कर रही थी पागलों की तरह चित्र बना रही थी। इवन मन में कहता तस्वीर। टीना कहती मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें कब से बनाना शुरू किया था लेकिन मानो वो कोशिश कर रही हो। इसे मेमोरी को लगातार याद करना। गोल गोल घेरे और क्रोस का निशान बनाए गए थे। फर्श पर बार बार बनाए हुआ अजीबो गरीब चित्र फैली हुई थी। और कोरल कहती ये बहुत ही बुरा है। टीना कहती कोरल आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कोरल कहती अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है जो कुछ भी याद है। और रोते हुए कहती मेरे याद है मेरे सारे टुकड़े। और वो वहीं पे गिरने लगती। टीना आगे बढ़ते हुए कहती कोरल। हम देखते कोरल के मुंह से झाग निकलने लगता है। टीना कहते तुम बेवकूफ हो फिर से नहीं। जमाल कहता तो यही हुआ था तुम कह रहे हो उसके मुंह से झाग निकला और उसे दौरा पड़ा। अभी वो शांत लग रही है लेकिन टीना कहती है ये जिसे उन दोनों ध्यान उस पे जाता है। टीना कहती है ये वो सभी ड्राइंग है जो कोरल ने बनाए थे। जमाल उसे अपने हाथों में पकड़ता है उसे देखने लगता है। टीना कहती है मैं इसे देख कर भी ठीक से नहीं बता सकती कि ये क्या है लेकिन जमाल उस पिक्चर को देखता है उसे फेंक देता है। फिर वो दूसरे पिक्चर को देखता है तीसरे पिक्चर को देखता है उन सभी को फेंक देता है। फिर हम एक पिक्चर में मोरलेस का फोटो को देखते हैं। जमाल दो पिक्चर को काफी गौर से देख रहा होता है जिसे टीना अचानक हैरानी से उसे ही देख रहे होते हैं। दो पिक्चर को मिलाने से वो बिल्कुल मोरलेस ही लग रहा होता है जिससे जमाल को वो पल याद आता है जब मोरलेस मौत को लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है मेरे प्लान में तुम्हारा रोल यहीं पे खत्म होता है। जो बड़ी मुसीबत आने वाला उसका सामना करो यही एक रीजन है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और ये कह के मोरलेस वहाँ से चला जाता है और जमाल कहता उल्टा क्रॉस इनह्यूमन। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं वो सभी एक जगह बैठे होते हैं। टीना रोते हुए कहती ये सब अचानक क्या हो गया। अगर मुझे पता होता कि वो आखिरी बार होगा। जमाल खामोश होता और बताता कभी कभी मुझे लगता था तुम बच्चे जैसे नहीं लग रहे थे। नहीं मुझे लगता है कि तुम इंसान नहीं हो बिल्कुल भी इंसान नहीं। ना ही किसी की संपत्ति और ना ही किसी के इशारे पे चलने वाला। ना कोई सुपर ह्यूमन ना ही कोई इनह्यूमन। मैं सोचने लगा था कि तुम किसी भी तरह के बिंग नहीं हो बल्कि किसी तरह की असाधारण घटना हो। और हम जमाल को यादों को देखते हैं वो कोरल से कहता है क्या इसका मतलब ये हुआ तुम फ्यूचर की बातें कर रही हो। और जमाल कहता क्यों तुमने मुझे ऐसा क्यों दिखाया। अचानक कोरल पूरी तरह से रुक गई। नहीं क्या वो मर चुकी थी। नहीं बिल्कुल सही कहे तो बिल्कुल खोखले पुतले की तरह वो एक छोटी सी डॉल की तरह अकड़ गई। उसने हिलना बंद कर दिया। टीना कहती इवन अब हम क्या करेंगे। जमाल बताता आखिर ये बच्चा कौन था हमारी टाइमलाइन में कहाँ है। क्या तुम उसी ओर बढ़ रहे हो। फिर समय की यादों को देखते जिसमें कोरल कहती ये तो बहुत ही घिनौना है इस बदबूदार चीजों को फेंक दो। जिससे जमाल हंसने लगता है। और कोरल कहती तुम गंदी चीज को फर्श पे क्यों फेंक रही हो। जमाल कहता क्या कहा तुमने। कोरल कहती उसे वापस उठाओ बेवकूफ। जमाल बताता छिपे हुए राज अनोखी सच्चाई। और कहता खैर मुझे उस शख्स को ढूंढना चाहिए जिसके पास जवाब है। चलो चले मैं कोरल को वापस लाऊंगा। टीना कहती है कैसे ये सब कैसे हुआ लास्ट में ऐसा ही होगा। क्या वो शुरू से ही मरी हुई नहीं थी। जमाल उसे देखते हुए कहता चिंता मत करो वो मरी नहीं है। अलेक्जेंडर कहता इवन ये थोड़ा शक करने वाला सवाल हो सकता है लेकिन हम सभी डिमेंशन ऑफ द 1000 आइटम के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोरल से कोई अजीब संकेत शुरू हुआ तो शायद तुमने उसे पहले ही पहचान लिया होगा। क्या ये पावर तुमने यूज नहीं किया था। जमाल कहता नहीं तुम सभी किसी बात को गलत समझ रहे हो। कोरल का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। टीना मन में कहता तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है तो इसका मतलब है कि जमाल कहता जैसा कि तुम जानते हो सुपर ह्यूमन ये बहुत ही खास बीइंग है। हर किसी के पास अलग अलग पावर है लेकिन बेसिकली कोई भी सुपर ह्यूमन न कुछ फिजिकल एबिलिटी या नुकसान
पहुंचाने वाली एबिलिटी होती है। बस फर्क इतना है कि उस सुपर ह्यूमन में कौन सी चीज ज्यादा विकसित है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या उसकी खास एबिलिटी है। लेकिन कोरल तो बस एक कमजोर बच्ची के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके पास ना तो कोई स्ट्रेंथ और ना ही कोई छुपी हुई एबिलिटी। दूसरे शब्दों में कहते कोरल कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। और जाहिर सी बात है कि वो ऐसी बीइंग भी नहीं है जिसे मैंने दोबारा जिंदा किया हो। तो वो हम सबसे बिल्कुल अलग है। इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। इससे वो सभी उसे देखते चैनवर मन में कहता नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। टीना कहती तो फिर तुम इसे कैसे समझाओगे, वो अचानक इस हालात में कैसे पहुंच गई? अगर ना तो वो जिंदा और ना ही मरी हुई तो फिर क्या हुआ? जमाल कहता मुझे भी नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरी नजर में तो उसकी सोल अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और सबसे ऊपर और इस समय इस हालात के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला सिर्फ एक ही शख्स होगा। नहीं सिर्फ ये हालात नहीं, उन सबको मॉडल्स का फोटो दिखाता है जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं। चैनवर मन में कहता रुको, ये तो अलेक्जेंडर कहता फ्रांस में स्पेशल इनह्यूमन का हेडक्वार्टर, ये वही इनह्यूमन है जो उस समय था। फिर हम एक बीच का सीन देखते हैं, कोई कहता क्या हाल है तुम्हारे। फिर से एक फ्लैशबैक होता है जिसमें जमाल कहता दुनिया की सच्चाई क्या है। कोरल कहती है हम सब हैं समय अंत की ओर बढ़ते हुए, अगर हम उसी जगह पे इस तरह पहुंच गए हम दुनिया की सच्चाई से रूबरू होंगे। लेकिन ये आखिर क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये याद रखना होगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। और जमाल कहता उल्टा क्रूज वाला इनह्यूमन। और मन में कहता कोरल क्या तुम इतने लंबे समय से दर्द सह रहे थे? और कहता उसका कोरल से कुछ ना कुछ जरूर लेना देना है। और कोरल के साथ शायद वो जानता है कि इस एरा का अंत कैसा होगा और इस दुनिया की असली सच्चाई क्या है। मन में कहता है बस करो, फ्यूचर को पहले जानना कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसे कोई पहले उठाया जाए, मुझे माफ करना। हम मोरलेस और पेन को देखते हैं और मोरलेस अपने आप से कहता ये क्या है? पेन कहता मोरलेस क्या हुआ? मोरलेस कहता ये ऐसा एहसास मैंने आज तक कभी नहीं किया। ऐसा है एक नया रोड है ना, सच में अंत नजदीक आ रहा है, लेकिन हम सही रास्ते से नहीं भटकते, इसलिए कोई भी गड़बड़ी हमें नहीं रोक सकती। कोई परेशानी नहीं, सब कुछ तैयार है। दूसरी तरफ एक इनह्यूमन को देखते हैं जो एक एनर्जी अटैक बनाने लगता है, अपने सामने को शूट करता है। और ये अटैक डियोन पे होता है जिससे वो बच जाता है और मन में कहता है ये एक शॉट के रूप में है, लेकिन क्या वो सच में पॉइजन गैस है? और ये डियोन का दोस्त होता है जो काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है, अपने शॉट के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। कहता मैं ये पहले से जानता था। उस पर अपने शॉट से जबरदस्त अटैक कर देता है जिससे वो इनह्यूमन घायल हो जाता है और कराहने लगता है। वो अपने टेल को उठाता है जिससे वो देख लेता है और कहता है ये उसके टेल पर अटैक करते हुए उसे काट कर रख देता है। जैसे इनह्यूमन डर के मारे चीखने लगता है और कहता तुम ये सब मोरस भी देख रहा होता है, लेकिन वो दोबारा अपने शॉट के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। वो इनह्यूमन भी खुद को तैयार करता है, दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। उन दोनों के अटैक टकराने से वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकल रही होती है, लेकिन सुपर ह्यूमन हावी होते हुए कहता है ये स्पीशीज है, वो बड़ा शख्स, मैंने अभी तक उसे खत्म नहीं किया है, लेकिन जैसे मैं उसे खत्म करने वाला था एक और बीच में कूद गया। जैसा कि मैं जानता था नियम जैसी चीजें बेकार है, मुझे उन्हें एक ही झटके में बाहर निकालना होगा। जब तक मैं उन्हें एक एक करके जल्दी से खत्म नहीं कर देता ये फाइट आसान नहीं होगी। और वो दूसरे इनह्यूमन को खत्म करने ही वाला होता है कि तीसरे इनह्यूमन आकर उस पर अटैक कर देता है और ये यूरेंडल होता है। इस अटैक से सुपर ह्यूमन भी कराने लगता है और कहता है ये क्या है, मैंने उसके हमले को देख भी नहीं सका। उसके शॉट में हलचल होने लगता है और कहता है ये गायब हो गया, मेरे जख्म काफी गहरे हैं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और जब मैं निहत्ता था तब मुझे खाली जगह पे चोट लगी, मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बॉडी को 20 मोड़ लिया और जरूरी जगह पे चोट लगने से बचा लिया, लेकिन यूरेंडल फिर से दिखने लगता है और उसके पीछे से आते उस पर अटैक कर देता है। सुपर ह्यूमन कहता फिर से ये अटैक उसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इस बार उसके अटैक को वो रोक लेता है, लेकिन दूसरा इनह्यूमन आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक कर देता है जिससे सुपर ह्यूमन दूर की ओर जाके गिरता है और खुद को संभालता है, लेकिन वो इनह्यूमन फिर से एक एनर्जी ब्लास्ट करता है। सुपर ह्यूमन अपने आप को संभालते हुए उस एनर्जी अटैक से खुद को बचाते हुए आगे और बढ़ता है। उसे वो बात याद आता है जब मॉरिस कहता मैं तुम्हें ऑफिस का नियम समझाऊंगा, तुम्हें आमने सामने की फाइट करनी होगी जब तक कोई एक तरफा सांस लेना बंद ना हो जाए। सुपर ह्यूमन कहता ये घटिया कमीने, जब भी मुझे उन्हें एक एक करके खत्म करने का बेहतरीन मौका मिलता था मुझे किसी न किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आखिरकार नियम का पालन करने का उनका कोई इरादा था ही नहीं, असल में तो वो नियम कभी थे ही नहीं। तो तुम कह रहे हो कि अब तुम उन अपने कीमती चमचों में से किसी और को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। मेरे साथ बकवास मत करो घोड़े के मुंह वाले। वो अपने बुलबुले का यूज करते हुए एक जायंट बुलबुला बना लेता है और वो भी एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करते हुए एक इनह्यूमन को जान से मार देता है। यूरेंडल फिर से उसके पीछे आता है और हम वहाँ पे जबरदस्त अटैक को देखते हैं। मॉरिस ये सब अभी भी खामोशी से देख रहा होता है, कहता है कितना कमाल का शख्स है, उसने सेल्स कोच को पल भर में पीछे ढकेल दिया और शॉर्टमैन में पैसा को भी हरा दिया। पैसा की भारी कवच टाटा रेस माफिया की वॉरियर में सबसे मजबूत माना जाता है, फिर वो इतनी बुरी तरह से पीछे ढकेल दिया गया। इतना नहीं लगता है कि यूरेंडल को घात लगाने के तरीके को भी समझ लिया है। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, यूरेंडल का छुपा हुआ हमला मेरा ऑर्डर था ताकि ये फाइट खत्म हो जाए। उस हमले को झेलने के बाद भी तुमने पूरी ताकत से लड़ना जारी रखा। तभी वहाँ पे एक और इनह्यूमन आता है और मॉरिस कहता अकामे हंसते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही आकर्षक हो, मैं उसे अपना अगला होस्ट बनाना चाहूंगा। लेकिन मॉरिस कहता ठीक है, इसके बजाय जाओ ये तय करो कि वो डोलो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अकामे भी फाइट में कूद पड़ता है। सुपर ह्यूमन कहता फिर से कुछ आने वाला है, ठीक है तुम जितना चाहे मुझ पे हमला कर सकती हो, मैं तुम सबको कुचल दूंगा। और वो एक जबरदस्त अटैक
करता है जिससे वहाँ पे धमाके होते हैं। मॉरिस कहता लाजवाब। मॉरिस कहता तुमने ओल्ड अकामे और तुमने उन सबको एक एक करके हरा दिया, आखिरकार मुझे इस मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारी जबरदस्त फाइटिंग स्पीड को सराहना करता हूँ। मुझे अपना नाम बताओ सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन कहता वो तो प्राइवेट है। मॉरिस कहता सांसों की कितनी व्यर्थ बर्बादी है, लास्ट में तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। हम प्रेजेंट में देखते वहाँ से जबरदस्त शॉकवेव निकल रहे होते हैं और वो खांसते हुए कहता मेरी आवाज नहीं निकल रही। जब सुपर ह्यूमन उन पे हावी होने लगते हैं वो कमीना अंधेरे में घात लगाकर हमला करेगा और नाकामे को जबरदस्त पंच मारता। इसे मॉरिस कहता सिम्बियोट जल्द खत्म करो। यूरेंडल तभी आगे को बढ़ता है, हॉर्न के पीछे से निकलने लगता है जिसे हॉर्न में हैरानी से कहता क्या, वो हॉर्न पे जानलेवा अटैक कर देता है जिसे हॉर्न दर्द के मारे कराने लगता है और यूरेंडल अटैक करते हुए कहता इस बार तुम्हारे सिर पर। तभी यूरेंडल से कोई चीज आके लिपटने लगता है, उसके पूरे बॉडी को चक्कर लेता है जिससे वो सभी इनह्यूमन उसे देखने लगते हैं। और हम देखते हैं आखिरकार नेजी हमारे फाइट में कूद पड़ता है जो यूरेंडल को अपने पट्टी में लपेटते हुए ऊपर को उठा लेता है, जबरदस्त तरह से जमीन पे पटकता है। जैसे वो जमीन से टकराता है वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। धूल शांत होने के बाद नेजी को देखते जो हंस रहा होता है, कहता खैर मुझे इससे यही उम्मीद थी। सारे इनह्यूमन उसे देखते नेजी कहते नियम के बारे में इतनी सारी बातें, अब कहानी काफी अलग है ना। हॉर्न कहता मैं नेजी सर। नेजी कहता टाटारोस माँ क्या के प्राइड वॉरियर। अब देखते हैं कि तुम जैसे नीचे दर्जे के लोगों में असल में कितनी अच्छी टीम वर्क है। मेरा अब इसमें मन नहीं लग रहा और मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अब तुम सब साथ मिलकर मुझ पे हमला करो।